नमस्कार दोस्तों। अभी हम देखने जा रहे हैं त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय का सेकंड लेक्चर, जिसमें कि अपन पढ़ेंगे बस्ती रोगों के बारे में। पिछले लेक्चर में अपन ने जो हृदय में होने वाले रोग के बारे में पढ़ लिया था। हृदय के कारण जो त्रिमर्म में होने वाले रोग में अपन ने पढ़ लिया था। अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं बस्ती में जो रोग होने वाले हैं, वो बस्ती में कौन कौन से रोग हो सकते हैं वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसका इंट्रो देख लेते हैं। जो चरक संहिता है, जो चरक जी है, उनने बस्ती रोग या फिर मूत्र दोष 13 माने हैं। ठीक है, बस्ती दोष या फिर मूत्र दोष 13 माने हैं। मूत्राघात और मूत्रक्रच अपन ने सूत्र सामने पढ़ा था, इनने 8 माने हैं। बस्ती दोष या फिर बस्ती रोग कितने माने हैं? 13। और मूत्राघात और मूत्रक्रच 8 माने हैं। जबकि सुश्रुत जी ने, आचार्य सुश्रुत ने मूत्राघात 12 माने हैं, मूत्राघात 12 माने हैं और मूत्रक्रच 8 माने हैं। मूत्राघात की संख्या यहाँ पर बढ़ गई है, सुश्रुत में मूत्राघात 12 हो गए, जबकि चरक में कितने थे? 8 थे। सुश्रुत जी ने मूत्राघात की संख्या 12 मानी है। तो इसमें आगे क्या है? सुश्रुत ने चरकोक्त मूत्र दोष, जो चरक में जो है मूत्र दोष सुश्रुत ने है वो वस्ती कुंडल नहीं माना है। मतलब कि चरक के जैसे ही माने सुश्रुत ने भी, लेकिन इनने बस्ती कुंडल नहीं माना है एवं मूत्र क्रच के स्थान पर मूत्र शुक्र बताया। मूत्र क्रच नहीं माना इनने मूत्र क्रच के स्थान पर मूत्र शुक्र बताया है। तो ये यहाँ पर चेंजेस है। इनने बस्ती कुंडल नहीं माना है, बस्ती कुंडल को नहीं माना है, और इनने मूत्र क्रच के स्थान पर मूत्र शुक्र बताया है। ठीक है, मूत्र क्रच के स्थान पर मूत्र शुक्र बताया और बस्ती कुंडल नहीं माना है। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। वाग्भट जी ने मूत्राघात 20 माने हैं। वाग्भट जी ने मूत्राघात 20 माने हैं। तो आप ये देखो, मूत्राघात की संख्या सबकी अलग अलग है। मूत्राघात चरक ने 8 माने हैं, सुश्रुत जी ने मूत्राघात 12 माने हैं, फिर वाग्भट जी में बढ़ गए। इसमें आचार्य वाग्भट ने मूत्राघात की संख्या 20 मानी है। ठीक है, उसमें क्या है? बस्ती दोष 12 है, मूत्रक्रच 4 है और अश्मरीजन्य 4 है। ठीक है, तो वाग्भट जी में मूत्राघात 20 है। माधव निदान में माधव जी ने क्या माना है? इनने मूत्राघात की संख्या 13 मानी है। ठीक है, माधव ने मूत्राघात की संख्या 13 मानी है। इसके नेक्स्ट में चलते हैं। अभी अपन यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं जो बस्ती में रोग कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब कि यूरिनरी ट्रैक में क्या क्या इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ये सब अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो बस्ती है, ये अपन ने पिछले लेक्चर में ही देखा था, एक मर्म है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मर्म है। तो इसमें मेनली वात दोष कुपित होकर कफ पित्त ये सब कुछ सम्मिलित होकर इसमें दोष होंगे। तो सबसे पहला है मूत्रोक्साद। मूत्रोक्साद में क्या होगा? मूत्रोक्साद से नाम से पता चल रहा है इसमें क्या होगा? उक्साद होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? इसमें मूत्र में पित्त कफ या दोनों वायु से संगठन कर, मतलब क्या होगा? इसमें पित्त या फिर कफ या फिर दोनों, पित्त या फिर कफ या फिर दोनों वायु के साथ संगठित होकर मूत्र को क्या कर देंगे? रक्त पित्त घन अशरक, मतलब कि ये रक्त वर्ण का बना देंगे, पीत वर्ण का बना देंगे, घन बना देंगे। घन मतलब गाढ़ा बना देंगे। ठीक है, और सदाह श्वेत सांद्रम, सदाह मतलब दाह के साथ, मतलब जो मूत्र जब निकलेगा तो उसमें दाह, मतलब कि पित्त का लक्षण है दाह, तो ये पित्त का लक्षण यहाँ पे आ रहा है। श्वेत सांद्र, श्वेत और सांद्र ये कफ का लक्षण है। श्वेत मतलब कि वाइटिश टाइप के भी हो सकता है और सांद्रता रहेगी उसमें। ठीक है, ये सब लक्षण इसमें मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर जो मूत्र हो रहा है वो रक्त और पीत रंग का हो रहा है। जो फोटो भी दिख रही है इसमें रक्त और पीत रंग का हो रहा है। रक्त और पीत किसके वो आ गए यहाँ पे कलर, मतलब पित्त के जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। तो रक्त और पित्त यहाँ पे पित्त के लक्षण आ गए, और घन जो आ गया, घन कफ का लक्षण आ गया। तो देखो यहाँ पर पित्त और कफ या फिर दोनों दूषित है, तो फिर इसमें रक्त या फिर पीत वर्ण का या फिर घन ऐसा कोई भी लक्षण आ सकता है। सदाह मतलब कि दाह के साथ यूरिन आ रही है, तो ये सब इसमें लक्षण देखने को मिलेंगे। तो इसकी अपन चिकित्सा कैसे करेंगे? इसकी चिकित्सा में बताया गया है पित्त कफ शामक चिकित्सा करनी है, क्योंकि मेनली जो दोष है वो कौन सा है? पित्त और कफ।
जो कि वायु के साथ संगठित हो रहा है, तो अपन पित्त और कफ शामक चिकित्सा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या जो चिकित्सा करेंगे अपन पित्त कफ शामक चिकित्सा करेंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट कौन सा दोष है, मतलब कि इसमें कौन सा रोग है, वो है मूत्रक्रच। मूत्रक्रच में क्या है, मूत्रक्रच होता क्यों है, सबसे पहले यहाँ पर इसका निदान बताया है। तो मूत्रक्रच होता है क्योंकि मूत्र का वेग धारण कर मैथुन करने से, मतलब कि मूत्र का वेग किसी ने धारण किया है और वो साथ साथ मैथुन भी कर रहा है, तो उसे मूत्रक्रच होने के चांसेस बहुत अधिक है। मूत्रस्य पूर्व पश्चात वा वीर्य स्त्रवेत क्रच तद उच्यते, मतलब कि मूत्र का वेग उसने धारण किया है और वो मैथुन जैसी क्रिया कर रहा है, तो उसे मूत्रक्रच होगा। ठीक है, वाग्भट ने मूत्रक्रच के जगह पर मूत्र शुक्र कहा है, मूत्रक्रच को उनने मूत्र शुक्र के बराबर बताया है। ठीक है, इसके नेक्स्ट में चलते हैं। थर्ड जो रोग आता है वो है मूत्र जठर। मूत्र जठर क्या है, मूत्र का वेग रोकने से, ये भी मूत्र का वेग रोकने से ही हो रहा है, लेकिन इसमें संप्राप्ति थोड़ी डिफरेंट बन रही है। मूत्र का वेग किसी ने रोक लिया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वायु ऊपर की ओर गतिशील होती है। जो अपनी अपान वायु होती है वो तो नीचे की ओर गति करती है, लेकिन अगर मूत्र का वेग आपने रोक लिया, वात का प्रकोप हो गया, तो वायु ऊपर की ओर गति करती है, तो उदर को भर देती है और मूत्राशय में मूत्र को अधिक भर देती है। मतलब कि वो क्या करेगी, वहाँ पे उदर की ओर मूत्र को भर देगी। मतलब कि अगर डाउनवर्ड मूवमेंट था लेकिन वात का प्रकोप हो गया, अपवर्ड्स मूवमेंट्स हो गया, तो वो जो है वो वात जो है वो उदर को भर देगी और मूत्राशय में मूत्र को अधिक भर देगी। वहाँ पर मूत्र भर गया, वहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा मूत्र भर गया, फिर क्या होगा, इस दशा में क्या होगा, ये सिचुएशन में क्या हो जाएगा, उदर तथा बस्ती में वेदना हो जाएगी। मतलब कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फील हो गई है, यूरिन फील हो गई है आपके उदर में और बस्ती प्रदेश में, तो वहाँ पर वेदना होना स्टार्ट हो जाएगी। वेदना मतलब कि बहुत दुखदायक स्थिति बन जाएगी। ठीक है, और साथ ही भोजन ना पचेगा, भोजन भी नहीं पचेगा, क्योंकि एक टाइप से उसको फुलफिलनेस की फीलिंग आएगी, तो भोजन का भी पाचन नहीं होगा और मल और मूत्र में रुकावट उत्पन्न होगी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर पूरा मल और मूत्र भरा हुआ है। ठीक है, तो उधर में जब अपान वायु नीचे की ओर गति ना कर पाए, वात का प्रकोप हो पाए और ऊपर की ओर चले जाए और उधर में भर जाए, तो मल और मूत्र उधर में भर जाए, तो ऐसे कंडीशन में वेदना बहुत अधिक होगी, भोजन का पाक नहीं होगा, मल और मूत्र में रुकावट उत्पन्न होगी। तो अपन इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, इस रोग में मूत्र विरेचन, मतलब कि मूत्र ऊपर भर गया है तो अपन उसका विरेचन करवाएंगे। मूत्र विरेचन अर्थात मूत्र को लाने वाली औषधों का प्रयोग करेंगे। और इसमें बहुत अच्छी औषध कौन सी है, हिंगुद विरुद्धतर चूर्ण, हिंगुद विरुद्धतर चूर्ण, तो अपन इसमें क्या देंगे, हिंगुद विरुद्धतर चूर्ण देंगे। तो ये बहुत, क्योंकि जो हिंग होता है वो वात का शमन बहुत अच्छे से करता है, तो जो वात कुपित हुई है अपन डायरेक्ट उसके निदान पर काम करेंगे, उसका जो वात कुपित हुआ है उसको अपन शमन करेंगे, जिससे कि अपान वायु की जो गति है वो नीचे की ओर चलेगी और उसका जो रोगी है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है, मूत्रसंग। मूत्रोत्संग से डायरेक्ट पता चल रहा है कि किसी का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कोई चीज़ें रुक रही है, क्यों रुक रही है। इसके श्लोक के सबसे आखिरी में जो आता है वो आता है खा वैगुण्य। खा वैगुण्य, तो ये आपको याद रखना है, खा वैगुण्य कहाँ पर आ रहा है, तो ये मूत्रोत्संग में खा वैगुण्य एक ऐसा श्लोक के कोटेशन में लास्ट लाइन में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वायु से मूत्र खींचे जाने के कारण वात क्यों प्रकोपित हुई, क्योंकि जो रोगी है उसने वेग का धारण किया, उसके कारण वात कुपित हुई। तो वात जो है वो मूत्र को खींच रही है, मूत्र को उसने खींच लिया। ठीक है, वात है गति करेगी और वो मतलब कि खींचेगी भी, तो उसने मूत्र को खींचकर मूत्र मेह मार्ग के जो छिद्र थे, छिद्र में रुकावट उत्पन्न कर दी, अथवा मणि जो संधि होती है उस भाग में रुकावट कर दी। ठीक है, तो इसने यहाँ पर क्या हुआ, जो वात थी, वात दूषित हो गई थी,
मतलब वेग धारण के कारण दूषित हो गई थी, तो इसने मूत्र को खींच लिया, मूत्र को खींच लिया और मूत्र और मूत्र इंद्री के छिद्र में रुकावट उत्पन्न कर दी। क्योंकि जो स्रोतस होते हैं वो तो बहुत माइन्यूट होते हैं। अगर मूत्र ने अगर जो वायु है उसने मूत्र को खींच लिया तो वो स्रोतसों को अवरोधित कर देगी, ठीक है, और छिद्र को फुलफिल कर देगी, तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। या फिर मणि जो संधि है यहाँ पर भी रुक जाएगा मूत्र, ठीक है, मणि संधि में भी रुक जाएगा सूत्र। रुका हुआ मूत्र कुछ देर बाद वेदना के साथ निकलता है। अगर वो फिर मूत्र निकलेगा भी, जबकि वो स्रोतसों में घुसा हुआ है, मतलब कि वायु ने खींचा था उसको, स्रोतसों में घुसा हुआ है, तो जब वो निकलेगा तो उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर फंसा हुआ है। तो अगर उसके फोर्स लगाएंगे तब जाके निकलेगा, तो वो बहुत ज़्यादा वेदना उत्पन्न करेगा, क्योंकि फोर्स लगाना पड़ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो वेदना उत्पन्न कर रहा है। रुका हुआ मूत्र के कारण मूत्र इंद्रिय में गुरुता होती है ना। गुरुता तो आएगी ही, क्योंकि वो उसने चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है, तो मूत्र इंद्रिय में गुरुता भी होगी, ठीक है। मूत्र की धारा टूट टूट कर आएगी। टूट टूट कर क्यों आएगी? क्योंकि उसके स्रोतों में ऑलरेडी वो मूत्र घुसा हुआ है, तो उसको फोर्स लगा के बाहर निकालना पड़ेगा। तो जो मूत्र की धारा है वो कंटिन्यूअस फ्लो नहीं आएगा, वो टूट टूट कर आएगी, ठीक है। इतना हो गया, मूत्रोत्संग समझ में आ गया। इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते, क्या है? मूत्रक्षय। मूत्रक्षय कैसे होगा? वात विकार के कारण मूत्र सूख जाता है। वात का गुण होता है शोषण करना। वात का गुण क्या होता है? शोषण करना। तो अगर वात का प्रकोप हो गया तो वो मूत्र को सुखा देगा। तो मूत्र को अगर उसने सुखा दिया तो मूत्र का क्षय हो जाएगा। मूत्र का क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा, ठीक है। और सुश्रुत ने इसे वात पित्तज माना है। वात पित्तज जो आग होती है, मान लो पित्त, पित्त जो होता है वो क्या करेगा? अग्नि, अग्नि भी सुखाने का ही काम करेगा एक टाइप से, ठीक है। तो वात पित्तज माना है किसने? सुश्रुत जी ने, लेकिन चरक जी ने बस इसको वातज विकार में माना है, ठीक है। तो चरक जी ने क्या माना है? इसका जो शोषण वाला जो गुण होता है वात का, उससे ये मूत्र का शोषण कर देगा, जिसके कारण मूत्र क्षय हो जाएगा। लेकिन जो सुश्रुत जी है इनने वात पित्तज माना है। इसके नेक्स्ट में चलते, क्या है? जो छठवां रोग है वो मूत्र अतीत है। मूत्र अतीत, मूत्र अतीत क्या होता है? मतलब कि आए हुए मूत्र के वेग को जबरदस्ती कुछ देर तक रोक रहा है। मतलब कि कोई रोगी है, वो मूत्र का वेग आ रहा है, उसको जबरदस्ती रोक रहा है, और पुनः मूत्र त्याग करने के समय जो वेग शीघ्रता से नहीं निकल पाता। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब उसको वेग आ रहा था तब तो उसने जबरदस्ती उसको रोक कर रखा, फिर वो मूत्र त्याग कर रहा है, तो मूत्र त्याग के समय भी वो जो वेग है वो शीघ्रता से नहीं आएगा। शीघ्रता से क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो अंदर स्टोर हो चुका है एक टाइप से। तो जब मूत्र में प्रवाहन में तत्काल, तो फिर जब मूत्र का जो वेग है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा? प्रवाहन करेगा, उसमें ताकत लगाएगा, तो मंद मंद धारा से मूत्र निकलता है और बहुत ज़्यादा वेदना होती है इसमें, ठीक है। तो वो प्रवाहन करेगा, मतलब कि फोर्स लगाएगा मूत्र निकालने के लिए, तो मंद मंद धारा में मूत्र निकलता है। इससे मूत्र अतीत कहते हैं, ठीक है। मूत्र अतीत में कुछ नहीं है, जबरदस्ती रोगी ने अपना मूत्र को वेग को धारण कर रखा है, फिर जब मूत्र त्याग करने की पारी आई, जब वो मूत्र शीघ्रता से नहीं निकलेगा, टूट टूट कर निकलेगा, क्योंकि वो अंदर घुस गया है, तो वो प्रवाहन करेगा, फोर्स लगाएगा, और मंद मंद धारा उसकी निकलेगी, ठीक है। उसको मूत्रातीत कहेंगे। उसके बाद क्या है? वातास्टीला। वातास्टीला में क्या है? प्रकोपित वायु बस्ती गुदा को रोककर आदबान उत्पन्न करती है। बस्ती और गुदा, ये देखो, ये थोड़े इंटर रिलेटेड ही आगे पीछे ही होते हैं। जो बस्ती प्रदेश होता है थोड़ा थोड़ा उसके आगे साइड में होता है, और गुदा प्रदेश उसके थोड़ा पीछे साइड में होता है। तो क्या है कि जो वायु है वो कुपित हो गई है, तो बस्ती और गुदा यहाँ पर वो आदमान उत्पन्न कर देगी। आदमान उत्पन्न कर देगी और तीव्र वेदना युक्त स्टीलाई रोग उत्पन्न कर देगी। जल और उत्तम तीव्र वेदना युक्त स्टीला रोग उत्पन्न कर देगी। समझ में आया? ये इसमें कुछ नहीं है।
इसमें क्या हो गया है, वात, यहाँ पर भी वात के प्रकोप के कारण जो बस्ती और गुदा मार्ग है यहाँ पर आधमान हो गया है। मतलब कि जैसे कि हवा भर गई है तो वहाँ से फिर जो मल है, जो मूत्र वगैरह है, इसका फ्लो मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इसमें मूत्र और मल के मार्ग में रुकावट हो गई है। रुकावट किसके वजह से हुई है? क्योंकि वायु जो है वहाँ पर आद्यमान हो गया है। कहाँ पर? बस्ती और गुदा में आद्यमान हो चुका है। इसके कारण जो वायु का जो चल गुण है वो वहाँ पे उसकी मूवमेंट को नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो मूत्र और मल मार्ग में रुकावट उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद क्या है? उष्णवात। उष्णवात में क्या है? कुपित वायु पित्त के साथ मिलकर मूत्र को सुखा देती है। देखो यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है। यहाँ पर अगर आपको नाम याद है तो आप लिख दोगे यहाँ पर। तो क्या है कि उष्णवात, उष्णवात में क्या क्या रहेगा? वात और पित्त दोष है। उष्णवात में क्या है? वात और पित्त दोष है, जो कि मूत्र को सुखा दे रही है। मूत्र को सुखा दे रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था अग्नि और जो वात दोष है, वात में तो शोषण का गुण है, अग्नि भी है, वो पानी को सुखा ही लेगी। ठीक है, तो वात और पित्त है वो मूत्र को सुखा देती है। मूत्र को उसने सुखा दिया और जो मूत्र का वर्ण लाल पीला हो गया। मूत्र का वर्ण कौन से कलर का हो गया? लाल और पीला हो गया। ठीक है, ये देखो जो फोटो लगाई है यहाँ पे लाल और पीला रंग है मूत्र का। ठीक है, इसके बाद क्या है? बस्ती उस्थ में पीड़ा, मतलब कि जो बस्ती प्रदेश है वहाँ पर पीड़ा होने लगेगी, दाह होने लगेगा। तो ऐसा ही अपन ने पहले भी पढ़ा था, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर अपन ने पढ़ा था, ये रहा मूत्रोक्साद में अपन ने पढ़ा था। यहाँ पर भी जो इसका जो मूत्र है वो रक्त और पीत वर्ण का हो रहा था, लेकिन घन हो रहा था वहाँ पर। यहाँ पर घन जैसा कोई वर्ड नहीं आया है। यहाँ पर बस बताया मूत्र और मूत्र जो है वो लाल और पीला रंग का हो रहा है, और बस्ती प्रदेश में दाह हो रहा है, कृच्छता से मूत्र आ रहा है, मूत्र त्याग में वेदना हो रही है। ये सब लक्षण इसमें देखने को मिलेंगे। इसके नेक्स्ट में चलते हैं, वात कुंडलिका। वात कुंडलिका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोग है इसका। इसमें क्या है? जब व्यक्ति मूत्र के वेग को रोकता है। देखो मूत्र के वेग को रोकने के कारण ही बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो मूत्र के वेग को अगर किसी ने रोका तो वात कुपित हो जाएगी। अगर वो उसको बार बार रोकना है, बार बार रोकने से कुपित अपान वायु ऊपर की ओर गति कर जाती है। मैंने पहले ही बताया था, अगर उसने मूत्र के वेग को रोका, वात प्रकोपित हुई और अपान वायु जो कि नीचे मूवमेंट करनी चाहिए थी अब ऊपर मूवमेंट कर रही है, ऊपर की ओर गति कर दी उसने। वह वायु मूत्र स्थान और मूत्र के मार्ग में भग्न। भग्न मतलब जैसे कि जो अपान वायु थी वो ऊपर की ओर चली गई, और मूत्र स्थान व मूत्र के मार्ग में भग्न मतलब क्या होगा? टूटे हुए के समान। मतलब कि टूटे हुए मतलब कोई चीज़ टूटती है तो जैसी वो प्रोसेस होती है, भग्न के समान। या फिर कांटे के छिदे होने के समान। मतलब कि कांटा जब कांटे से कोई छेदता है तो जैसी पीड़ा होती है वैसी पीड़ा उसके मूत्र मार्ग में होगी। ठीक है, और मूत्र में रुकावट कर देगी। ठीक है, जो अपान वायु है वो मूत्र में रुकावट भी कर देगी, और क्या क्या करेगी? वो टूटने के समान वेदना करेगी, और कांटे छेदने, जैसे कांटा लिया और किसी चीज़ को आप छेद रहे हो वैसी पीड़ा वो उत्पन्न करेगी। ठीक है, उस स्थान में जकड़ाहट होगी, और टूटने के समान वेदना और भारीपन भी इसमें देखने को मिलेगा। टूटने के समान वेदना बहुत इंपॉर्टेंट है। टूटने के समान वेदना किस बस्ती के रोग में होती है? तो ये वात कुंडलिका है। वात कुंडलिका में टूटने के समान वेदना, कांटे से छेदने के समान वेदना, ऐसी वेदना इसमें होती है। इसमें जकड़ाहट भी होती है और भारीपन भी आता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? रक्त ग्रंथि। रक्त ग्रंथि में क्या है? वात और कफ। ऐसे याद कराना चाहूँगा मैं आपको, जो रक्तज ग्रंथि होती है वो बहुत खराब होती है। बहुत से आपको बात याद कर लेना है, और खराब से कफ। जो रक्तज ग्रंथि होती है वो बहुत खराब होती है। वात कफ, वात कफ, वात कफ। रक्तज ग्रंथि वात कफ दोष से दूषित
रक्त, ये बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है, जो रक्तज ग्रंथि होती है वो वात कफ से दूषित रक्त के कारण होती है, ठीक है। और ये बहुत भयंकर कष्टदायक होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, असमरी के समान शूल होता है, असमरी समान। देखो यहाँ पर लिखा है अश्मरी सम शूलम तम रक्त ग्रंथि प्रचक्षते। अस्मरी सम शूलम, अस्मरी जैसा इसमें शूल होता है, ठीक है। मूत्र ग्रंथि को सुश्रुत जी जो है, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, सुश्रुत जी मूत्र ग्रंथि बोलते, सुश्रुत जी और वाग्भट जी उसको मूत्र ग्रंथि बोलते हैं। जो रक्त ग्रंथि जो चरक ने बताई है वही है सुश्रुत जी, और वाग्भट जी ने उसको मूत्र ग्रंथि बताया है, ठीक है। तो इसमें आपको इतना याद रखना है, जो रक्तज ग्रंथि है उसको वात कफ दोष इसमें प्रधानता से होता है। इसमें अश्मरी जैसा शूल होता है, असमरी में जैसा शूल होता है वैसा ही इसमें शूल होता है। और जो सुश्रुत जी है और वाग्भट जी है उनने मूत्र ग्रंथि बताया है इसको। इसके बाद क्या है, विड विघात। विड विघात इसके नाम से याद मतलब कर लेना है आपको। इसमें क्या होगा कि जो रूक्ष दुर्बल जो व्यक्ति है, रूक्ष दुर्बल व्यक्ति में जो वात जो कुपित हुई है वो मलों को मूत्र व स्रोतस में चली जाती है। मतलब कि मल का वो भेद कर देगी, मल का भेद कर दिया और वो जो मल है वो मूत्र व स्रोतस में चले गए। वैसे ही वो दुर्बल व्यक्ति था, उसमें वात प्रधान थी। वात अगर प्रधान थी तो और ऊपर से वात का प्रकोप हो गया क्योंकि उसने वेग वगैरह धारण किए। उसके बाद जो वायु थी उसने मल का विभाजन कर दिया और जो मल थे, वो जो मल के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो मूत्र के स्रोतस में चले गए। अब क्या हो जाएगा, उसको जो है वो बड़ी कठिनाईता से, जब वो मूत्र त्याग करेगा तब उसमें मूत्र त्याग बड़ी कठिनाई से होगा और उसमें जो मल के पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वह व्यक्ति बड़ी ही कठिनाईता से मल में मिला हुआ तथा मल की गंध समान मूत्र का त्याग करेगा। तो जब वो यूरिनेशन करेगा तब उसके जो मूत्र है उसमें मल के पार्टिकल्स आएंगे और बहुत कठिनाईता से वो मूत्र का त्याग करेगा और बहुत गंदी गंध आएगी क्योंकि उसमें मल के पार्टिकल्स मिले हुए, तो गंध के समान, मतलब कि बहुत गंदी गंध आएगी, मल की गंध के समान मूत्र का त्याग करेगा, ठीक है। तो ये हो गया विड विघात। इसके बाद क्या है, बाद बस्ती। बाद बस्ती में क्या है, इसमें मूत्र का वेग, देखो यहाँ पर भी मूत्र का वेग रोकने से ही हो रहा है। बस्ती प्रदेश में वात कुपित हो जा रही है, तो यहाँ पे नाम से ही आपको याद रख लेना है, इसमें वात बस्ती है तो इसमें वात कुपित हो जाएगी और बस्ती प्रदेश में ही कुपित होगी, बस्ती प्रदेश में ही वात कुपित होगी। इसमें क्या है, और मूत्र में रुकावट, इसके सिम्टम्स याद रख लेने हैं। बाद बस्ती में मूत्र में रुकावट हो रही है, वेदना हो रही है, खुजली उत्पन्न हो रही है। खुजली देखो यहाँ पर नया सिम्टम आया है, वात बस्ती में खुजली भी उत्पन्न हो रही है। वात बस्ती में क्या क्या हो रहा है, मूत्र में रुकावट, वेदना और खुजली हो रही है, ठीक है। इसके नेक्स्ट में क्या है, बस्ती कुंडल। बस्ती कुंडल जो है ये लास्ट है इसका। इसमें क्या क्या होना है देखते हैं अपन। बस्ती कुंडल 13th है, ठीक है। बस्ती कुंडल जो 13th है, इसमें क्या है, बस्ती स्थूल होकर गर्भ के समान ऊंची हो जाती है। बस्ती स्थूल होकर गर्भ के समान ऊंची हो गई क्योंकि वात का प्रकोप हुआ था, वात अंदर भर गई है, तो बस्ती स्थूल होकर गर्भ के समान ऊंची हो गई, ठीक है। दबाने पर धार के रूप में मूत्र आता है। अगर आप उसको प्रेस करोगे, अगर बस्ती प्रदेश को आप प्रेस करोगे तो वो मूत्र निकल जाएगा, मतलब कि जो मूत्राशय है वहाँ से मूत्र निकल जाएगा, धार के समान मूत्र आ जाता है, ठीक है। इसे विष या शस्त्र की तरह घातक समझना चाहिए, मतलब ये बहुत डेंजरस कंडीशन है, इसको बहुत एक्सट्रीम कंडीशन मानना चाहिए, इसको विष या फिर शस्त्र के समान घातक समझना चाहिए, ठीक है। इसकी चिकित्सा में क्या है, बस्ती कुंडल जो है वो त्रिदोषज है। देखो ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन बताइए, देखो यहाँ तक कि इसको विष या फिर शस्त्र के तरह बता दिया है, तो ये जो है बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है। तो ये जो है ये त्रिदोष है, त्रिदोषज है, त्रिदोषज मूत्र रोग है, ठीक है। इसकी औषध में क्या देना है अपन को, मूत्रकृच्छ नाशक, जो मूत्रकृच्छ में आप औषध दोगे वो औषध इसका शमन में देना है और शोधन में अपन को इसको उत्तर बस्ती देनी है। उत्तर बस्ती का से अपन को इसका शोधन करना है। तो उत्तर बस्ती कैसे देंगे, तो आगे अपन को इसमें उत्तर बस्ती के बारे में ही पढ़ना है। तो
तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं उत्तर बस्ती कैसे देना है इसको। तो ये रही उत्तर बस्ती। यहाँ पर अपन को उत्तर बस्ती के बारे में देखना है। तो पुरुषों में जो उत्तर बस्ती है, इसमें जो नेत्र का प्रमाण है, जो नेत्र है पुष्प नेत्र, यहाँ पर पुष्प नेत्र जो है वो स्वर्ण या रजत से निर्मित होना चाहिए। जो पुरुषों में अपन उत्तर बस्ती देंगे, इसमें प्रमाण अलग है, जो स्त्री में है वो प्रमाण अलग है। यहाँ पर अपन को ये सब देखना है। तो जो पुरुषों में जो उत्तर बस्ती है, इसमें जो पुष्प नेत्र है यहाँ पर वो स्वर्ण और या फिर रजत से निर्मित होना चाहिए। ठीक है, स्वर्ण या रजत से निर्मित होना चाहिए। उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए? उसकी जो आकृति में लिखा है यहाँ पर चमेली कनेर पुष्प वृत्त सम आकृति या फिर गोपुच्छ आकृति आकार का होना चाहिए। चमेली कनेर जो उसका जो पुष्प वृत्त होता है, चमेली कनेर का जो पुष्प वृत्त होता है उसकी आकृति के समान या फिर गौपुच्छ आकृति के समान होना चाहिए। इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? इसकी लंबाई में बताया 12 अंगुल इसकी लंबाई होनी चाहिए। जो पुरुषों में जो उत्तर बस्ती देंगे उसमें जो पुष्प नेत्र की जो लंबाई होनी चाहिए वो 12 अंगुल होनी चाहिए। इसके बाद इसका छिद्र कैसा होना चाहिए? इसका छिद्र होना चाहिए सरसप या फिर सरसों के दाने जितना छिद्र होना चाहिए। यहाँ पर सरसप या फिर सरसों के दाने जितना इसका छिद्र होना चाहिए। ठीक है, सरसप यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये सर्व पिच्छिद्र नहीं है, यहाँ पर लिखा है सरसप पिच्छिद्र, मतलब कि जो इसका जो छिद्र है वो सरसों के दाने जितना बड़ा होना चाहिए। सरसों को अपन कैसे याद कर सकते हैं? सरसों अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है से अपन को याद रख लेना। सरसों जो है जो मेल है, सरसों जो है वो मेल है, मतलब कि पुल्लिंग है, तो इसको अच्छा लगता है तो पुरुषों में अपन इसको सरसों के दाने जितना छेद होना चाहिए इसमें। ठीक है, इसकी जो कर्णिका है, इसमें देखो यहाँ पर 2 कर्णिका लगा रहे हैं अपन। यहाँ पर अपन 2 कर्णिकाओं का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अपन ने जो पहले पढ़ा था वहाँ पर 3 कर्णिका थी। यहाँ पर 2 कर्णिका का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर 2 कर्णिका का यूज़ करेंगे। एक जो है वो बस्ती बांधने हेतु और एक 6 से 7 अंगुल छोड़कर। ठीक है, एक पे तो अपन बस्ती बांधेंगे और सामने जो अपन जो लगाएंगे वहाँ पर 6 से 7 अंगुल छोड़ देंगे। 6 से 7 अंगुल डिस्टेंस छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है? स्नेह मात्रा, यहाँ पर आधा पल मात्रा अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, उत्तर बस्ती में पुरुषों की आधा पल मात्रा यूज़ करेंगे। इसके नेक्स्ट में क्या है? स्त्रियों में जब उत्तर बस्ती देंगे, स्त्रियों में कैसे देनी है उत्तर बस्ती? अपन ने पुरुष का तो देख लिया कि वहाँ पर सरसप प्रमाण का जो छिद्र रहेगा 12 अंगुल लंबा रहेगा। ठीक है, और क्या पढ़ा था अपन ने? वहाँ पे आधा पल मात्रा अपन स्नेह की यूज़ करेंगे, स्वर्ण रजत से निर्मित रहेगा, चमेली कनेर पुष्पवृत्त आकार का रहेगा। ठीक है, और गोपुच्छ आकार करेगा। यहाँ पर क्या है? स्त्रियों में उत्तर बस्ती जब अपन देंगे, कब देना है इनमें? तो जब रजोधर्म के पश्चात ऋतुकाल में जब योनि का मुख खुला रहता है। ठीक है, रजोधर्म के पश्चात देना है, मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद देना है अपन को। जब उनके जो योनि का जो मुख है जब वो खुला रहता है तभी आपको उत्तर बस्ती का प्रयोग करना है। कौन सी अवस्था में देना है? उत्तान शयन अवस्था में 3 दिन तक। उत्तान शयन अवस्था में 3 दिन तक। यहाँ पर पुष्प नेत्र की लंबाई कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर पुष्प नेत्र की लंबाई 10 अंगुल है, जबकि पुरुषों में 12 अंगुल थी, यहाँ पर स्त्रियों में 10 अंगुल है। ठीक है, इसका जो छिद्र होना चाहिए, यहाँ पर मूंग है, मूंग के दाने के बराबर। मूंग अच्छी लगती है, मूंग अच्छी लगती है, तो आपको इससे याद रख लेना है जो मूंग है वो स्त्रीलिंग है और मूंग के दाने के समान छिद्र स्त्री में जब अपन बस्ती देंगे उसके जो पुष्प नेत्र है इसमें रहेगा। तो मूंग अच्छी लगती है, इससे याद रख लेना है। इसमें है स्त्री में भी अलग अलग जो है नेत्र, जो बस्ती नेत्र है इसमें इसकी लंबाई अलग अलग बताइए। योनि या फिर अपत्य मार्ग में 4 अंगुल नेत्र प्रविष्ट कराना है, मतलब कि नेत्र की लंबाई तो इतनी ही है लेकिन अपन को प्रविष्ट कितना कराना है? जैसे कि जो योनि या फिर अपत्य मार्ग है इसमें 4 अंगुल, मतलब कि ज़्यादा करवाना है, 4 अंगुल कराना है। मूत्र मार्ग में 2 अंगुल नेत्र प्रविष्ट करवाना है, या फिर कन्या के मूत्र मार्ग में
1 अंगुल नेत्र प्रविष्ट करवाना है। तो कन्या में सबसे कम प्रविष्ट करवाना है 1 अंगुल, मूत्र मार्ग में अपन को 2 अंगुल पर प्रविष्ट करवाना है और योनि अपत्य मार्ग में 4 अंगुल प्रविष्ट करवाना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे जो सिर में जो रोग होने वाले हैं, शिरो रोग में। ठीक है, धन्यवाद।